हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम बच्चों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं एसी सर्किट का, दैट इज आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब हम एसी सिग्नल की बात करते हैं तो एसी सिग्नल में हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं, फिर हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, और फिर हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये बेसिकली क्या प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करता है, फिर हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल क्या होता है। ये सारी चीज़ें और एक ही वीडियो में आज हम सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो जेई के क्वेश्चन हो, नेट के क्वेश्चन हो, या आपका बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बस इस वीडियो को देखिएगा, आप शुरू से अंत तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही आराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू बच्चों क्या होता है? आरएमएस वैल्यू जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आरएमएस वैल्यू मतलब होता है क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आरएमएस वैल्यू का कुछ अदर नेम भी है। इसका अदर नेम क्या है? और अदर नेम, आरएमएस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में दिया हुआ है कि फाइंड द वर्चुअल वैल्यू या फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल, ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ये सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में कोई सिग्नल दिया हुआ है तो उसका आरएमएस वैल्यू निकालने का जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, ये आपके पास में ये होता है। और सबसे पहली बात है बच्चों कि जो आरएमएस वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर हम कंपोजिट सिग्नल की बात करें तो कंपोजिट में क्या होगा? एक एसी सिग्नल होगा और एक उसके साथ डीसी शिफ्ट होगा। ठीक है, कभी भी हम एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल की आरएमएस या एवरेज वैल्यू की बात नहीं करते हैं। तो आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स। किसके लिए होता है? पीरियोडिक सिग्नल। तो सबसे पहले आप नोट करते हुए लिखेंगे, ये जो आरएमएस वैल्यू है हमारा, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज defined only for periodic signals। किसके लिए डिफाइंड होता है बच्चों? एक पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए डिफाइंड होता है। पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, और आपको पता है पीरियोडिक सिग्नल का कंडीशन, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगा कि अगर कोई भी सिग्नल पीरियोडिक है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सिग्नल, that is x of t plus minus n times of t equal to x of t। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, जहां पे n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होता है हमारा बच्चों? इंटीजर होता है। अगर कोई भी सिग्नल xt जो टाइम वेरिंग सिग्नल है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक मीन्स किसी पार्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने पैटर्न को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद एक पॉइंट और यहां पर नोट करेंगे कि ये जो हमारा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू जो हमारा होता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू is
independent of RMS value and average value is independent of frequency and phase of the signal. Frequency and phase of द सिग्नल। ये दो पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। इसे हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, कभी हम किसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं या एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो उसके फ्रीक्वेंसी और फेज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आरएमएस वैल्यू की तरफ कि हम किसी पीरियोडिक सिग्नल का आरएमएस वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? तो देखिए बच्चों, आरएमएस वैल्यू हमारा क्या होता है? आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और इसका अदर नेम क्या है? वर्चुअल वैल्यू। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर हम सपोज दैट हमारे पास में कोई पीरियोडिक सिग्नल है, लेट xt एक क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है। ये क्या है हमारे पास? पीरियोडिक सिग्नल है। तो अगर हमारे पास में एक पीरियोडिक सिग्नल है xt और इसका मुझे निकालना है आरएमएस वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? दैट इज xt RMS इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका एक टाइम पीरियड भी डिफाइन होगा। तो 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइम पीरियड में आपको इंटीग्रेट करना है, और इनटू x ऑफ t का मॉड का होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में आता है, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1 बाई टी इंटू इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड और इंटू x ऑफ t का मॉड का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2। ठीक है, पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करना। अब एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि या तो उसको आप 0 से t तक इंटीग्रेट कर लो, या फिर -t/2 टू t/2। मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। या फिर और आप कुछ कर सकते हो, एक टाइम पीरियड में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो कितना? दैट इज -t/4 ले सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 3t/4। ये दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? t आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करना है। और ये हमारे पास में क्या हो गया? बेसिक फार्मूला और जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल्स। क्लियर है बात? तो किसी भी सिग्नल का जो हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है उसका आरएमएस वैल्यू निकालने का ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। क्लियर है बात बच्चों? चलिए अब हम लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल और उसका हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, क्योंकि ये एसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास एसी सिग्नल होते हैं उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम एसी सिग्नल की बात करें, एसी सिग्नल्स तो एसी सिग्नल्स क्या होता है बच्चों? अगर हम एसी वोल्टेज सिग्नल की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? दैट इज v एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, Vm साइन ऑफ ओमेगा t, या फिर अगर आप यहाँ पर क्या है, इनिशियल फेज हमने क्या लिया है? 0 लिया है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे Vm, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा t।
ठीक है, और इनिशियल फेज हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया। या फिर उसको आप ले सकते हो, अगर आपने कुछ इनिशियल फेज में ले लिया, दैट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, या फिर Vm कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये प्लस माइनस कर लेते हैं, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में क्या होता है, दीज आर द प्योरली एसी सिग्नल्स, ठीक है, ये प्योरली साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसमें कोई डीसी शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, ये दैट इज प्योरली एसी सिग्नल, प्योरली एसी सिग्नल, ठीक है, जो कि बेसिकली साइन और कोसाइन के फॉर्म में होता है। तो अगर हम ये चारों सिग्नल की बात करें, ठीक है, तो इस चारों सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू आएगा बच्चों, VT आरएमएस इक्वल टू आएगा कितना, दैट इज Vm अपॉन √2। इसका आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, Vm अपॉन √2 आएगा, ठीक है। मतलब हमने जब फेज 0 भी लिया या फिर हमने फेज +-5 ले लिया, ठीक है, तो ये फेज से इंडिपेंडेंट होता है क्या, आरएमएस वैल्यू हर केस में क्या आएगा, वो पीक वैल्यू अपॉन √2, पीक वैल्यू अपॉन √2। क्लियर है बात। चलिए अब इसे हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से आता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका आरएमएस वैल्यू Vm/√2 कैसे आता है। और सबसे पहली बात, ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप आरएमएस वैल्यू किस में कैलकुलेट करोगे, एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है। अब जब मेंशन किया गया हो क्वेश्चन में कि आपको आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू आपको हाफ टाइम पीरियड में निकालना, तो आपको हाफ टाइम पीरियड में निकालना, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टाइम पीरियड में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक कोई सिग्नल ले लीजिए, ठीक है, ऐसी सिग्नल, उसका हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए तो सपोज दैट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, VT इक्वल टू इतना, दैट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका क्या निकालना है मुझे, आरएमएस वैल्यू निकालना है। Vm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, Vm रिप्रेजेंट करता है इसका पीक वैल्यू। ये क्या है हमारा, दैट इज पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, या फिर बोल सकते हो क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं इसकी टाइम पीरियड की, तो साइनोसॉइडल सिग्नल का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ये क्या होता है बच्चों, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और ओमेगा होता है हमारा क्या, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसमें होता है, दैट इज इन रेडियन पर सेकेंड। एक और फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, ठीक है, और F होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। और इसको हम लोग किस में लिखते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों, हर्ट्ज, और इसको बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ओमेगा जो हमारा है, ओमेगा ये क्या होता है हमारा, देखिए T इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओके, 2π/ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/T, ठीक है। और 1/T क्या होता है, F, तो डैट इज इक्वल टू 2πF, तो ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू F। ये क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकालने का एक जो जनरल फार्मूला है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का, वो हमारे पास है 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन, एक टाइम पीरियड में लेते हैं, तो हमने 0 to T ले लिया, और इंटू V ऑफ T का मोड का होल स्क्वायर ऑफ dt, और ये पूरा पावर क्या होता है, हाफ, या फिर आप स्क्वायर रूट बोल लो, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है बच्चों, टाइम पीरियड है इसका दैट इज 2π/ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2π कितना, ओमेगा, 0 to 2π/ओमेगा, और Vt का वैल्यू आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका Vm² साइन²
ओमेगा टी और डी टी, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और ये पूरे पावर को हम लोग किस में लिखेंगे, दैट इज हाफ, या स्क्वायर रूट के अंदर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बताइए, दिस इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, वी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पीक वैल्यू, इसको आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हो, वी एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन डिवाइड बाई 2 और डी टी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये पूरा जो कैलकुलेशन हो रहा है किस में है, दैट इज पावर हाफ, पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको हम रब करते हैं यहाँ पर। चलिए, अब को आपको कुछ नहीं करना है, अब केवल आप इसको इंटीग्रेट करें प्रॉपर्ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, यह आ जाएगा आपका वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन कितना 2 पाई, और इनटू ये क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई अपॉन कितना ओमेगा, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी, इसको आप अलग कर लें और इसको ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक और क्या बच जाएगा बच्चों, -1/2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, और ये पूरा पावर कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरे पर पावर है हाफ, ये पूरे पर पावर कितना है, दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दैट इज वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 1/2, और डी टी का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा -1/2। अच्छा, अब देखिए वी एम स्क्वायर बाई ओमेगा ये दोनों पे कॉमन है, तो -1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा का टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा क्या, दैट इज पावर हाफ। ठीक है, पावर हाफ हो जाएगा, ये पावर हाफ बेसिकली पूरे पे है, तो ये आपका पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 1/2, और इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका जो लिमिट था हमारा इंटीग्रेशन का, वो लिमिट कितना था, दैट इज 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 1/2 इंटू, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, टी का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। जब हम 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तब कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 2 ओमेगा और इंटू टी का वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसको हम यहाँ से इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज हो गया, इंटीग्रेशन हम अलग से करते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन कितना 2 पाई, और इंटू इंटीग्रेशन कितना 1/2 डी टी, तो कितना हो जाएगा 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ टी, लोअर लिमिट 0 हायर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस वी एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन कितना 2 ओमेगा। ठीक है, और ये पूरे पे अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारा लिमिट, क्या है हमारा लिमिट है हमारा, ये लिमिट आपका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, दैट इज 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये पूरा पावर कितना है, दैट इज हाफ, पावर क्या हो गया, हाफ हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2π/ओमेगा, तो रखिए यहाँ पर वैल्यू 2π Vm² अपॉन 4π ये हो जाएगा, और इनटू हायर लिमिट 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, लोअर लिमिट क्या है 0, माइनस ये हो जाएगा Vm² अपॉन कितना 2π, और ये आपका हो जाएगा कितना, दैट इज 4π और इनटू साइन 2ωt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ओमेगा, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे, तो साइन ऑफ 2ω इंटू टी का वैल्यू 2π/ओमेगा माइनस, और टी का वैल्यू फिर 0 रखेंगे, साइन 0 0, और ये पूरे पावर पे कितना है हमारा, ये पूरे पे पावर है 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए 2π से 2 टाइम्स में ओमेगा कैंसिल, और ये बचेगा आपका Vm²/2, और ये बचेगा कितना बच्चों, यहाँ से ओमेगा कैंसिल, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, साइन ऑफ 4π, तो आपको पता है साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कुछ भी हो ये 0 होता है, ठीक है, तो ये पार्ट ही 0 हो गया, ये पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, और ये पूरे पे पावर कितना है, दैट इज 1/2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो Vm² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, Vm और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस AC सिग्नल का RMS वैल्यू कितना आ गया, दैट इज Vm/√2 आ गया, क्लियर है। तो आपसे आपको याद रखना है कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल जो प्योरली साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका RMS वैल्यू कितना होता है, Vm/√2 होता है, कितना होता है, Vm/√2 होता है, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। अब देखो, सपोज दैट हमने क्या किया, एक सिग्नल लिया हमने, कौन सा सिग्नल लिया, हमने एक सिग्नल लिया Vt इक्वल टू 10 + 2 साइन ऑफ ωt, ठीक है, 2 साइन ऑफ ωt, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया हमारा, इसमें हमने डीसी शिफ्ट कर दिया, ये क्या है हमारा डीसी, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये क्या है हमारा डीसी, और ये क्या है हमारा, दैट इज प्योरली, ये हमारा क्या हो गया, प्योरली एसी साइनसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डीसी वैल्यू की बात करूँ बच्चों, तो इस डीसी वैल्यू का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो उसके डीसी वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका डीसी वैल्यू 10 है, तो इसका आरएमएस वैल्यू भी क्या होगा, 10 होगा। तो याद रखिएगा डीसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये दोनों ही क्या होता है, सेम ही होता है, दैट इज डीसी वैल्यू के बराबर। अब देखिए इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका आरएमएस वैल्यू होगा, इसका आरएमएस वैल्यू होगा, अभी हमने देखा Vm/√2, Vm क्या है 2 है, दिस इज द Vm, तो कितना हो जाएगा ये 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आरएमएस वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो आरएमएस वैल्यू लिखते हैं Vt RMS, ठीक है, तो ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी स्क्वायर प्लस आरएमएस वैल्यू ऑफ 2 साइन ωt का जो आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो इसका ये निकल जाता है नेट आरएमएस वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 100 + √2, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट होगा √2 से, और √2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 100 और प्लस √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, तो कितना आ गया √102, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ Vt, क्या आ जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ Vt, ठीक है। तो अगर किसी सिग्नल में अगर डीसी शिफ्ट किया गया है तो डीसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, उसके डीसी वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट सिग्नल है, क्या है हमारा कंपोजिट सिग्नल है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल, ये हम कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अगर एक सिग्नल 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल का क्या है हमारा कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट सिग्नल्स, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो xt इक्वल टू, मान लो एक सिग्नल है x1t प्लस क्या है हमारा एक x2t, ये है, और सपोज दैट इसमें एक और सिग्नल है दैट इज x3t, क्लियर है बात।
तो और इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, इसका हमने माना R1, इसका आरएमएस वैल्यू R2, इसका आरएमएस वैल्यू R3। तो जो इसका आरएमएस वैल्यू होगा इसका हमने माना क्या R, तो R क्या होगा हमारा अंडर रूट ऑफ क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल। ठीक है, ये कंपोजिट सिग्नल है, इसका आरएमएस इंडिविजुअल आरएमएस वैल्यू कितना है R1, x2t का R2, x3t का R3। तो ये जो xt है एक कंपोजिट सिग्नल, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आरएमएस वैल्यू हम कंपोजिट सिग्नल का हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें भी एक टिपिकल क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप हैंडल करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है हमारा कि Vt इक्वल टू 10 प्लस 5 साइन ऑफ 2t प्लस इसको ले लेते हैं 10 कॉस ऑफ कितना दैट इज 3t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी क्या है अलग अलग है। ये तो डीसी सिग्नल है, ये क्या है हमारा बच्चों डीसी सिग्नल है। तो डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल का कितना है ω1 मान लेते हैं, ω1 इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ω इक्वल टू कितना 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये कंपोजिट सिग्नल है, ये क्या है हमारा कंपोजिट सिग्नल, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिट सिग्नल है। ठीक है, तो सपोज दैट इसका आरएमएस वैल्यू हमने मान लिया क्या R। अब देखिए यहाँ पर ये डीसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, तो इसका आरएमएस वैल्यू हमने बोल दिया क्या R1 इक्वल टू इसका डीसी वैल्यू के बराबर, इसका 10 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्योरली साइनसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, इसका आरएमएस वैल्यू R2 मानता हूँ, यह हो जाएगा 5/√2। इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, इसका आरएमएस वैल्यू को माना R3 इक्वल टू 10/√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 तरह का आता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये दोनों सिग्नल का क्या है अलग अलग है। यहाँ पर क्या है ओमेगा, ये आपका हो गया ω1, इसको हमने बोल दिया क्या दैट इज ω2 बोल दिया, क्या बोल दिया ω2। तो अब देखिए यहाँ पर ये ω1 इज नॉट इक्वल टू ω2। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब 2 एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी आपस में सेम ना हो तो ये दोनों एसी सिग्नल को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर नहीं कर सकते तो सिंपली इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा इस कंपोजिट सिग्नल का, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, सिंपली हम वैल्यू रखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल। तो सिंपली आप इसका वैल्यू रखोगे और आप इजीली यू कैन गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोजिट सिग्नल। ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन वी कैन डू। ठीक है, अब एक चीज बताइए, सपोज दैट इसी सिग्नल में ऐसा होता कि ये दोनों एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या करता सेम कर देता। सपोज दैट हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 10 प्लस 5 साइन ऑफ 2t प्लस 10 कॉस ऑफ 2t, ऐसा होता बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर अब हम लोग आंसर अगर ये लिखते बच्चों, अगर इसका आंसर लिखते अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर गलत हो जाता। अब देखिए गलत क्यों हुआ, इस केस में तो गलत नहीं हुआ। ठीक है, इस केस में तो हमने सिंपली आरएमएस वैल्यू लिखा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ये आंसर सही हो जाता। आंसर यहाँ पर इसलिए सही हो गया क्योंकि ये दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, तो यहाँ पर हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब 2 सिग्नल को आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते तो इसके बीच में फेज निकालने का कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। ये दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सेम हो गया। ω1 इक्वल टू ω2 इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया मतलब ये दोनों सिग्नल को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम हो गया मतलब कैन बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो बताइए ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। देखिए ये एक साइन है और एक कोसाइन है, तो साइन और कोसाइन क्या होता है आपस में कितने फेज एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर बच्चों, ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, ये आपका आ जाएगा दैट इज डेल्टा फाई इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। तो अगर ये 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट इनका, ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और कॉस फाई ये जो इनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए संयोग से यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों क्या है आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट में। लेकिन एक क्वेश्चन इसके बाद और लेंगे, ठीक है, तब उसमें वेरिएशन आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, और फ्रीक्वेंसी सेम हो तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस केस में ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो चुका है, 90 हो चुका है, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका आर1 वैल्यू जो हमारा आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 5/√2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 10/√2 का होल स्क्वायर। यह आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस इसके बीच में 0 हो गया। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है, आगे हम लोग देते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट हमने लिया एक एसी सिग्नल जो हमारा एक कंपोजिट सिग्नल है, इसमें है 10 + 5 साइन ऑफ 2t + 30 डिग्री, और एक और सिग्नल है +10 साइन ऑफ 2t + 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सिग्नल में क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसका भी 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका भी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सेम हो गया। ω1 इक्वल टू ω2 इक्वल टू कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड। जब फ्रीक्वेंसी आपस में सेम हो जाए तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो कैन बी कंपेयर। दो एसी सिग्नल को हम लोग कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब देखो, उसके बाद हमने क्या बताया था, 3 चीज़ देखना है, ठीक है। ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए आपको 3 चीज़ देखना। पहला देखना है क्या, फ्रीक्वेंसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड हमने बताया था कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों साइन हो, या तो दोनों कॉस हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन बताया था क्या, साइन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो साइन ऑफ एम्पलीट्यूड बताया था। अब देखो साइन ऑफ एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है हमारा, पॉजिटिव है, दोनों का क्या पॉजिटिव है, तो या तो दोनों का पॉजिटिव हो, या तो दोनों का निगेटिव। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, पहला फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, दूसरा क्या है, नेचर सेम है, साइन है या कॉस है, और तीसरा कंडीशन क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है साइन ऑफ एम्पलीट्यूड, या तो दोनों निगेटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 5(1 - 5(2)। यहाँ पर देखिए दोनों का साइन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस, इसका भी प्लस, दोनों का नेचर साइन, और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। तो डायरेक्टली ये दोनों के बीच में हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस हमने निकाला, कितना निकलेगा, ये 30 और -60, तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज -30 डिग्री। क्लियर है बात। अब हम जो आरएमएस वैल्यू लिखेंगे, इसका आरएमएस वैल्यू लिखेंगे, ये R1 का वैल्यू तो 10 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से R2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, R2 का वैल्यू हो गया 5/√2,
कितना हो गया ये 5/√2 और ये R3 का वैल्यू हो गया R3 इक्वल टू 10/√2। ठीक है, अब अगर आप ठीक है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन लगा करके अगर आप निकालोगे R1² प्लस R2² प्लस R3², गलत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों सिग्नल जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब 10 को रहने दो, ठीक है। तो पहले ये दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, तो कितना हो जाएगा मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इसका और इसका RMS वैल्यू का रिजल्टेंट R है। तो मान लेते हैं कि दैट इज R, तो R इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। तो क्या हो जाएगा ये R इक्वल टू R1² प्लस R2² प्लस एक टर्म और आ जाएगा 2R1 R2 और इंटू कॉस ऑफ ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया -30। तो अब क्या हो रहा था, इस वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो ये टर्म आता नहीं, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा इस ये दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलता R1² प्लस R2²। लेकिन जो कि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए फेज डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये दोनों का जो RMS वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 10/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट 5/√2 और इंटू 5/√2 इंटू 10/√2 और इंटू कॉस ऑफ -30 ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ये दोनों का रिजल्टेंट और यहाँ से जो सिग्नल आएगा और इसका मैं मान लेता हूँ कि इसका क्या है R' है। ठीक है, तो जो हमारा R' होगा, जो R' होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जो R' होगा, जो रिजल्टेंट पूरे सिग्नल का जो RMS वैल्यू होगा, ये क्या होगा RMS वैल्यू ऑफ DC दैट इज 10² R1² प्लस इसका जो आपका RMS वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस R²। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या निकलेगा RMS वैल्यू। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे और R का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या निकल जाएगा, R' का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो सबसे पहले सेम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के बीच में फेज निकालेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट RMS वैल्यू निकालेंगे और फिर ओवरऑल सिग्नल का RMS वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम RMS वैल्यू निकालते हैं। क्लियर बात। अब हम आपको मैं बताता हूँ, ये तो आपका हो गया इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल दिया रहे तो उसका RMS वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिग्नल का आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, पहले कौन सा सिग्नल लिया हमने, एक हमने सिग्नल लिया क्या पहले ले लिया हमने एक DC सिग्नल। ठीक है, ये हमारा क्या है DC है और इसका फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसका फिक्स वैल्यू हमने मान लिया P0 है और ये हमारा एक VT सिग्नल जो कि हमारा क्या है, एक DC सिग्नल है। ये क्या है हमारा, दैट इज DC। तो इस DC सिग्नल का जो RMS वैल्यू होगा बच्चों, RMS वैल्यू वो उसके DC वैल्यू के बराबर होगा, उसके DC वैल्यू के बराबर होगा और उसका DC वैल्यू कितना है, फिक्स वैल्यू है, दैट इज V0। तो यही इसका RMS वैल्यू होगा। जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सिग्नल है उसका हमने ले लिया, मान लो सपोज दैट हमने ले लिया एक सिग्नल ऐसा। ठीक है, ये हमारा VT है, ठीक है, PT है, अच्छा फंक्शन ऑफ ω_t या T ले लो, चलो ओमेगा हमने 1 रेडियन पर सेकेंड ले लिया। ठीक है, तो ये आपका आया, इसको बोलते हैं क्या हम लोग सातूथ वेव, अल्टरनेट सातूथ वेव फॉर्म बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0, ये 1 और इसको हमने मान लिया 2, इसको मान लिया 3 और इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसका एक पीक वैल्यू भी होगा, इस पीक वैल्यू को हमने बोल दिया क्या, दैट इज Vm। क्या बोला, Vm। और ये हमारा क्या है, एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसको हमने क्या बोला, इसको बोला जाता है अल्टरनेट सातूथ। क्या बोला जाता है, अल्टरनेट सातूथ। तो अल्टरनेट सातूथ वेव है
तो इसका जो RMS वैल्यू होगा आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, कहाँ से रिपीट हो रहा है, t = 2 सेकेंड पे, तो t = 2 सेकेंड हो गया, t = 2 सेकेंड। अब इसका फार्मूला लगा करके RMS वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जो हमने VT RMS का जनरल फार्मूला बताया। तो यहाँ से अब जब इसका VT RMS निकालोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है कितना, इसका RMS वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा हमारा Vm बाई कितना आ जाएगा, दैट इज Vm/√6। कितना आ जाएगा बच्चों, Vm/√6। अगर ये ऐसा होता, ये हमारा रेगुलर इस तरह से होता, अल्टरनेट नहीं होता, ये रेगुलर होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सातूथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सातूथ वेव, ठीक है। ये अल्टरनेट सातूथ है, ये क्या है, सातूथ है, ठीक है। और इसका ये पीक वैल्यू कितना हो गया, Vm, ये आपका VT हो गया। इसको हमने बोला 0 1 2 3, है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, t = 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका जब RMS वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये क्या है हमारा, सातूथ, सातूथ, सातूथ वेव, सातूथ वेव। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये जो आपका होगा ना एकदम 90 डिग्री पे आएगा नीचे, ये पूरा 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, एकदम वर्टिकली आएगा इस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो RMS वैल्यू आएगा बच्चों, कैलकुलेट कीजिएगा आप जनरल फार्मूले से, ठीक है। आपका आ जाएगा यहाँ पर Vm अपॉन कितना, √3, कितना आ जाएगा, Vm/√3। एक और ले लेते हैं, स्क्वायर वेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में अगर ऐसा है, स्क्वायर वेव है ऐसा, ठीक है, स्क्वायर वेव अगर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर वेव है, ये VT एज ए फंक्शन ऑफ t, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसका पीक वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज Vm, ठीक है। तो इसका VT का जो RMS वैल्यू होगा बच्चों, VT का जो RMS वैल्यू होगा यहाँ पर इसका पीक वैल्यू के बराबर होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, -Vm, ये क्या हो गया हमारा, -Vm हो गया। इसको बोलते हैं साइमेट्रिक स्क्वायर वेव। क्या होता है हमारा ये, साइमेट्रिक स्क्वायर वेव। साइमेट्रिक मतलब जितना ऊपर है Vm पीक वैल्यू, तो उतना ही नेगेटिव पीक वैल्यू है, Vm - Vm। ये हमारा क्या होगा, साइमेट्रिक स्क्वायर वेव। तो अगर आपके पास साइमेट्रिक स्क्वायर वेव हो, तो इसका जो RMS वैल्यू होता है, ये इसके पीक वैल्यू के बराबर होता है। आप निकाल के देखिएगा जनरल फार्मूले से जो हमने बताया। आप इंटीग्रेट करो 1 बाई टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, t = कितना हो गया हमारा, 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2, और आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में Vm है, 1 से 2 के बीच में क्या है, -Vm, ठीक है। तो ये आपका किसका आ जाएगा, दैट इज साइमेट्रिक स्क्वायर वेव का, ठीक है। एक और सिग्नल होता है इम्पोर्टेंट, उसका मैं बता देता हूँ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है। एक और सिग्नल होता है, दैट इज 5th, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स सिग्नल, ठीक है। कुछ इस टाइप से हो पल्स, ये आपका हो गया t, और ये हो गया हमारा क्या, दैट इज, इस सिग्नल को बोला जाता है पल्स सिग्नल। तो पल्स सिग्नल ये 0, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, इस तरह से रिपीट हो रहा, और ये हमारा क्या भी है, ठीक है। तो वैसे सिग्नल का जो RMS वैल्यू होगा बच्चों, इसका जो RMS वैल्यू आएगा, ये आता है हमारा Vm/√2, Vm/√2। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है, जिसका आप RMS वैल्यू डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। दो सिग्नल को आपस में कंबाइन करेगा, किसी में DC ऐड कर देगा, तो इस तरह से कंपोजिट सिग्नल का आप RMS वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, कि आपको बेसिक फार्मूला याद रखना, 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड इंटू x ऑफ t का मोड का होल स्क्वायर, होल पावर कितना हो जाएगा 1/2 या स्क्वायर रूट आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर बात। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया RMS वैल्यू हम किसी पीरियोडिक सिग्नल का और कंपोजिट सिग्नल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं तक रहने देते हैं, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स,
ठीक है, जिसे हम लोग एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू या मीन वैल्यू भी कहते हैं। और उसमें देखेंगे कि बेसिकली एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्लियर है बात? तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को अब यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।